वेलकम टू द चैनल फिजिक्स मेड इजी। हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन डिस्कस कर रहे हैं। उसी चर्चा के चलते आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पोलराइड होता है उससे जो पोलराइज लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, किस लॉ से हम उसको निकाल सकते हैं कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, अगर पोलराइड को घुमाया जाए उसके ऊपर आने वाली लाइट कैसी है तो उससे ट्रांसमिटेड लाइट कैसी मिलेगी, हाउ विल यू डिटेक्ट एज पर द नेचर ऑफ इंसिडेंट रे व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ट्रांसमिटेड रे बाय द पोलराइड। पोलराइड के ऊपर आने वाली जो लाइट है और उससे जो निकलने वाली लाइट है उससे हम प्लेन पोलराइज लाइट है आने वाली उसके ऊपर या पार्शियली पोलराइज लाइट है या अनपोलराइज लाइट है कैसे पहचानेंगे, क्या इंटेंसिटी होगी लाइट की कैसे मेज़र करेंगे, क्या होगा इंटेंसिटी कर्व, आज इन्हीं सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि एक पोलराइड से उसके ऊपर आने वाली लाइट कैसी है ये कैसे पता लगाएंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन ए पोलराइड, वो अनपोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड है या कम्प्लीटली पोलराइज्ड है, कैसे पता लगाएंगे। तो क्या करते हैं कि एक पोलराइड पर आने वाली लाइट इंसिडेंट लाइट अगर पोलराइड के पूरा एक चक्कर घुमाने पर इससे जो ट्रांसमिट होने वाली लाइट है उसको देखें और ये देखें कि ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइड रिमेन्स कांस्टेंट तो क्या मतलब होता है कि इसके ऊपर आने वाली लाइट कैसी है, अनपोलराइज्ड। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो आप देखते हैं कि पोलराइड में हर पोलराइड में अपनी एक पास एक्सिस होती है, तो उस पास एक्सिस के पैरेलल वेक्टर वाला तो पास हो जा रहा है और अदर वेक्टर्स के भी वो कंपोनेंट जो इसके पैरेलल हैं पास एक्सिस के वो भी पास होते हैं। तो सारे वो वेक्टर्स लाइट के इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और वर्टिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द पास एक्सिस ऑफ पोलराइड वो सारे यहाँ मिलते हैं। अब इसको अगर हम घुमा देंगे तो घुमाने पर अगर उसकी एक्सिस यूं से यूं है तो लाइट में यूं वाला वेक्टर भी तो है और इसी डायरेक्शन में जितने वेक्टर है वो भी इसके ऊपर मिल जाएंगे उनके कंपोनेंट्स। अगर हम पोलराइड की कोई भी पास एक्सिस बना लें, यूं पास एक्सिस कर लें तो ऐसे वाले वेक्टर भी तो है लाइट में, लाइट तो यूं चल रही है तो ऐसे वाले वेक्टर पास हो जाएंगे, यूं कर लें तो यूं वाले वेक्टर भी तो हैं, क्योंकि कैसी है लाइट, अनपोलराइज्ड। तभी तो कंक्लूजन निकल रहा कि हर डायरेक्शन में जो वेक्टर थे अनपोलराइज लाइट में वो पास एक्सिस के पैरेलल वाला वेक्टर हमेशा पास कोई ना कोई वेक्टर होगा जो पास मिले यहाँ से पास एक्सिस के पैरेलल रहेगा और वो पास होके ट्रांसमिट होकर लाइट में मिलेगा, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, सेम। अगर आप देख रहे हैं कि अगर इस अनपोलराइज लाइट को जैसे हम लोग पहले यूं बताते थे कि अगर एक ये है वेक्टर और एक ऐसे वेक्टर है तो अनपोलराइज लाइट का ये वेक्टर तो इससे पास हो जाएगा और जो भी वेक्टर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे है तो इसका कंपोनेंट कैसे होगा, एक इधर होगा, मान लीजिए ये कंपोनेंट यहाँ इससे ले लें अगर थीटा तो ये आई कॉस थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई साइन थीटा। तो आपने देखा आई साइन थीटा भी तो आया, इस वाले वेक्टर का कंपोनेंट भी तो इधर आया। कोई भी वेक्टर ले लें आप, इधर ले लें तो इधर वाले का देख लीजिए अगर ये थीटा है तो ये आई कॉस थीटा, ये आई साइन थीटा। तो जो वेक्टर या तो खुद ऐसे हैं या और अदर वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं जो इस डायरेक्शन में हैं जो कि पास एक्सिस के पैरेलल है वो पास होते जाएंगे और हर पोजीशन में पूरे चक्कर में इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। तो ये क्या होगी, आने वाली लाइट कैसी होगी, अनपोलराइज्ड। अब अगर हम पोलराइड को एक चक्कर घुमाते हैं, अब दूसरी लाइट अगर हम इस पर डालते हैं तो एक चक्कर घुमाने पर हम ये देखते हैं कि अगर जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज़ीरो भी हो जाती है, चेंज तो होती है, मैक्सिमम भी मिलेगी और उसके बाद धीमे धीमे कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। तो अगर ऐसा इंटेंसिटी वेरिएशन होता है पोलराइड से ट्रांसमिटेड लाइट का तो उसके ऊपर आने वाली लाइट कैसी है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड।
क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर हम इसमें हम पोलराइड को एक चक्कर पूरा लगा देंगे तो ये इसके पैरेलल थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री पर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही तो रहेंगे, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और जब इसकी इंटेंसिटी, जब ये पोलराइड की एक्सिस यूं है, घूमते घूमते यूं हो जाएगी, तो इस लाइट में कोई भी ऐसा कंपोनेंट ऐसा होगा ही नहीं जो इसके एक्सिस के से पास हो जाए, क्योंकि सारे वेक्टर्स तो यूं हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 होता है, तो कोई वेक्टर मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगी यहाँ पर लाइट? 0। तो अगर एक चक्कर घुमाने पर मिनिमम इंटेंसिटी 0 होती है, कंप्लीट डार्कनेस मिलती है, तो आने वाली लाइट कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड। और अगर इंटेंसिटी चेंज तो होती है लेकिन 0 नहीं मिलती, तो आने वाली लाइट कैसी है? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन में वेक्टर्स ज़्यादा हैं, तो उस डायरेक्शन में तो आपको ज़्यादा चमक मिलेगी, लेकिन बाकी हम पूरा पोलराइड घुमा लेते हैं तो कोई ना कोई वेक्टर ऐसा है जिसका कंपोनेंट इससे पास हो जाता है, तो इंटेंसिटी 0 कभी नहीं मिलती। तो इंटेंसिटी रिमेन्स सेम, कांस्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आने वाली लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम से घटते घटते 0 भी हो जाती है, फिर बढ़ने पर मैक्सिमम हो जाती है पूरे एक कंप्लीट चक्कर देने पर, तो कैसी है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और अगर जो लाइट है वो पार्शियली पोलराइज्ड है, इंसिडेंट लाइट कैसी है? पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। अब क्या होता है कि एक चक्कर घुमाने पर हमने देखा कि इंटेंसिटी चेंज तो होती है लेकिन 0 कभी नहीं होती। इस तरीके से हम डिटेक्ट करते हैं कि कैसी लाइट पड़ रही है पोलराइड पर। आइए अब एक इम्पॉर्टेंट लॉ, मेलस लॉ की बात करते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइड, अगर लाइट है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइड, वो हम कैसे निकालते हैं। हमने देखा था कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स है और वो पोलराइज्ड होती हैं। इसको कैसे प्रूफ किया था हमने कि लाइट वेव का नेचर ट्रांसवर्स है और दे कैन बी पोलराइज्ड। तो 2 पोलराइड लिए थे ना, वही पहले आप देखिए कि अगर हमने एक पोलराइड ऐसे लिया और इस पोलराइड पर लाइट जो आ रही है वो कैसी आ रही है? अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और अनपोलराइज्ड लाइट में वेक्टर्स लाइट के चलने के परपेंडिकुलर प्लेन में हर डायरेक्शन में है। इसकी पास एक्सिस ऐसी है कि इससे पास होने वाले वेक्टर्स जो हैं वो केवल ऐसे ही मिलेंगे आफ्टर थ्रू दिस पोलराइड P1, ठीक है। तो इस P1 का नाम पोलराइजर है क्योंकि इसने अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में चेंज किया। मतलब आपको पता है पोलराइजेशन का मतलब कि ऑलनेस टू वननेस। इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन द परपेंडिकुलर प्लेन in all directions and they are confined by using this polarizer only in one direction, which is in the plane of this board. All the vectors are in the plane of this board. तो है लाइट के चलने के परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन में, लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो ये कैसी लाइट है? प्लेन पोलराइज। तो अच्छा, इस लाइट ने, इस पोलराइजर ने क्या किया? प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करी, ठीक। ये लाइट प्लेन पोलराइज है कि नहीं किसने बताया था? एक दूसरे पोलराइड ने। और दूसरा पोलराइड अगर हम यहाँ पर रखते हैं ऐसे ही जैसे कि पहला रखा, यानी कि दोनों के एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, तो ये क्या पाते हैं कि हम यहाँ पर भी लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही मिलती है। यहाँ पर अब हमें करना क्या है कि अगर हम इस पोलराइड को देखें P2, जिसका नाम है एनालाइज़र, क्योंकि ये एनालाइज करता है। कैसे एनालाइज करता है यही तो मैं अभी बताने जा रही हूँ कि अगर हम इसको पूरा घुमाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि किसी पोलराइड के ऊपर अगर अनपोलराइज लाइट होती है तो उसको पूरा घुमाएं तो उसकी इंटेंसिटी नहीं बदलती, सेम रहती है।
तो अनपोलराइज लाइट हमने ली है। इस पोलराइड को चाहे जैसे घुमाएं, इसमें जो इधर आने वाली लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द पोलराइड है उसकी इंटेंसिटी सेम है। और वो कितनी है, कैसे निकालेंगे, उसी लॉ के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। ये है मेलस लॉ। और हाँ, जब हम दूसरे पोलराइड को घुमाते हैं तो दूसरे पोलराइड को घुमाने पर हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर आने वाली लाइट अगर कंप्लीटली पोलराइज लाइट है तो क्या होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी जब इसकी पोलराइजिंग डायरेक्शन या पास एक्सिस इन वेक्टर्स के पैरेलल होगी, जब एक चक्कर में 2 बार होगी ना, तब तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और जब परपेंडिकुलर होगी तब क्या मिलेगी, 0। और बीच की इंटरमीडिएट कंडीशन में मैक्सिमम टू डिक्रीजिंग, क्योंकि कोई ना कोई वेक्टर इसका उस एक्सिस से पास होगा, कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपोनेंट किसी न किसी डायरेक्शन में पास होगा, पैरेलल में मैक्सिमम, परपेंडिकुलर में 0। ये तो सब हम पढ़ चुके हैं। तो लाइट पोलराइजिंग डायरेक्शन है, पोलराइड है, तब भी यहाँ पर 0 मिल रही है, यानी लाइट की डिपेंडेंस है इन दोनों के ओरिएंटेशन पर। और ये डिपेंडेंसी शो करती है कि लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है। लाइट में इलेक्ट्रिक वेक्टर हैं, वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन में है ही नहीं तो यहाँ मिलती लाइट, हमेशा मिलती यहाँ पर आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर। तो ये तो हमने देखा था कि हाँ, लाइट का ट्रांसवर्स नेचर है, और ट्रांसवर्स नेचर है या हम कह सकते हैं इसीलिए लाइट पोलराइज्ड हो सकती है। लाइट हैज इलेक्ट्रिक वेक्टर ओनली इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्रोपगेशन। तो मेलस लॉ क्या है, यहाँ पर कैसे इंटेंसिटी निकालेंगे, बस उसी इंटेंसिटी को जानने के लिए मेलस लॉ क्या कहता है। जब भी कोई कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट एनालाइजर पर इंसिडेंट होती है तो उससे ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी एनालाइजर और पोलराइजर के बीच के एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए आपको समझना होता है। तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि हाउ टू लर्न इट। व्हेन completely polarized light is incident on analyzer, then intensity of emergent light through analyzer varies as the square of cosine of angle between plane of polarizer and plane of analyzer। इसका नाम क्या है, पोलराइजर, इसका नाम क्या है, एनालाइजर। यही लॉ आपको लिखना होता है। तो आप क्या लिखोगे कि जो अगर ये इंटेंसिटी है इंसिडेंट लाइट की जो प्लेन पोलराइज्ड है और यहाँ से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी I है, तो एज पर द रूल I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन्स ऑफ या पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। अब आप देखो कि जो अगर कोई जो लाइट वेक्टर है, इस लाइट वेक्टर I नॉट की बात अगर हम करें तो I नॉट को हम लोग एम्पलीट्यूड स्क्वायर भी तो लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर ये वेक्टर है जो इंसिडेंट लाइट का है, तो अगर ये इंसिडेंट लाइट है और इंसिडेंट लाइट का ये वाली लाइट जो इसके ऊपर इंसिडेंट है ये वेक्टर है और इसका एम्पलीट्यूड है अगर A, ठीक है। ये वेक्टर और इसकी पास एक्सिस दोनों सेम है ना। थीटा हम एंगल किसके बीच ले, दोनों के पास एक्सिस के बीच का एंगल। तो ये वेक्टर अगर A है जो कि इसकी P1 की पास एक्सिस को भी शो कर रहा है और P2 जो है उसकी पास एक्सिस मान लेते हैं अगर किसी एंगल थीटा पर है, ठीक है। तो इस P1 से P2 की डायरेक्शन में कितना एम्पलीट्यूड होगा, A cos थीटा। अगर हम P2 को रोटेट करते हैं तो P1 का P2 के पैरेलल एक्सिस पे कौन सा एम्पलीट्यूड का कंपोनेंट होगा, P1 में
ये डायरेक्शन है, ये वेक्टर है, और अगर इस P2 को रोटेट किया गया तो इसका कुछ हिस्सा a cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ P2 होगा, पास एक्सिस ऑफ P2 या डायरेक्शन ऑफ P2 यही तो है। तो अब P2 और P1 के बीच का एंगल अगर थीटा है तो I दैट इज लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम P2 वो कितनी हो गई, क्या है रूल, I प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको प्रूफ करके देखें तो I नॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, के ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी होती है। यहाँ पर हम लोग I क्या लिख सकते हैं, तो हमारे पास देख रहे हैं I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a cos थीटा का होल स्क्वायर इंटू के, तो यही कितना हो जाएगा, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और के ए स्क्वायर क्या है, I नॉट, तो I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर है वो कितनी हो जाएगी, कैसे दी जाएगी, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर थीटा 0 रखो यानी कि इनके दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, दोनों पास एक्सिस कैसी हैं आपस में पैरेलल, तो आप चेक कर सकते हो कि फॉर थीटा इक्वल टू 0 I विल बी इक्वल टू I नॉट, यानी कि अगर यही केस जैसे जो यहाँ पर मैंने दिखा रखा है दोनों की पैरेलल एक्सिस हैं, अगर ये इंटेंसिटी I नॉट है तो ये भी I नॉट होगी कि नहीं, थीटा इक्वल टू 0 cos 0 1 cos 0 1, तो I इक्वल टू I नॉट ही तो बचेगा, तो I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर 0, यानी कि I इक्वल टू I नॉट। फिर अगर दोनों क्रॉस्ड हो गए हैं, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया कि इसकी एक्सिस यूं हो गई और इसकी यूं है, थीटा कितना हो गया 90, और cos 90 क्या होता है 0, तो आप देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट कैसे हो जाती है 0 क्रॉस्ड पोजीशन में। तो ये है लॉ ऑफ मेलस कि प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी एनालाइजर पर इंसिडेंट होती है तो उससे निकलने वाली लाइट का वेरिएशन कैसे देते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि अगर किसी भी पोलराइड पर आने वाली लाइट अनपोलराइज्ड है तो अनपोलराइज्ड लाइट के लिए मैं इस केस की बात कर रही हूँ, उस केस के लिए भी I इक्वल टू फॉर्मूला होता है I नॉट, और अब हम लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू, और वो एवरेज वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और फॉर अनपोलराइज्ड लाइट अगर हम लेते हैं, इसी को कैसे लिखेंगे, ऑन एनी पोलराइड थीटा की वैल्यू 45, इसलिए तो लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू पोलराइड कितनी होगी I नॉट बाय 2, क्यों, क्योंकि cos 45 कितना हो जाएगा, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और cos स्क्वायर थीटा हम देंगे इस केस में एवरेज वैल्यू 45 लिख के, तो कितनी हो जाएगी I नॉट बाई 2। और इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइड से पास होती है तो उसको घुमाने पर इंटेंसिटी सेम रहती है, वो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, अगर ये I नॉट थी तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I नॉट बाई 2। मेलस लॉ में इंटेंसिटी कर्व ड्रॉ करने को भी बहुत पूछा जाता है। आपने पढ़ा मेलस लॉ में I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा में I नॉट है इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, और उससे ट्रांसमिटेड लाइट है I, थीटा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजर प्लेन ऑफ एनालाइजर, पोलराइजर P1 एनालाइजर P2। आपने देखा था कि अगर पोलराइजर P1 है और उससे P2 डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट कोई एक वेक्टर का P2 डायरेक्शन क्या होगा, a cos थीटा। आप देख रहे हैं ये है प्लेन ऑफ पोलराइजर और ये है प्लेन ऑफ एनालाइजर। तो अगर a कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है पोलराइजर के प्लेन में तो इसका a का कंपोनेंट
ए कॉस थीटा इधर होगा और उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा, है ना। कौन से कंपोनेंट्स पास होंगे एनालाइजर से P2 से, जो P2 के पैरेलल होंगे, यानी कि कौन पास होता है, ए कॉस थीटा। देखा है आपने कि तभी तो हम I = I0 cos स्क्वायर थीटा को I0 के ए स्क्वायर और के ए स्क्वायर की जगह I0 हो गया तो cos स्क्वायर थीटा। इंटेंसिटी कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, पोलराइजर जो एनालाइजर जो है P2 उससे इंटेंसिटी जो मिल रही है उसको हमने y एक्सिस पे लिया और एंगल थीटा बिटवीन बोथ द प्लेन्स ऑफ एनालाइजर पोलराइजर x एक्सिस पे। तो ये कर्व कैसा मिल रहा है, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, इसलिए ये कोसाइन कर्व ऐसे मिल रहा है। हाँ, इसमें देखिए कि अब 0 डिग्री पर cos 0 1 है और 180 डिग्री पर cos 180 -1 है, तो स्क्वायर वो भी 1 हुआ। तो थीटा 0 और 180 दोनों पर ही इंटेंसिटी कितनी है, I0। क्यों, क्योंकि cos 0 +1 cos 180 -1 और स्क्वायर दोनों का +1। तो 0 पर इंटेंसिटी जितनी होगी उतनी इंटेंसिटी कितने पर होगी, 180 पर। तो ये 180 पर इसकी पीक मिल रही है और बीच में 0 180 के बीच में देखिए 90 डिग्री पे इंटेंसिटी क्या है, 0। क्यों, क्योंकि cos 90 0, तो एट थीटा = 90 डिग्री क्या हो जाएगा, I = 0। नो लाइट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइड। और इसी को तो कहते हैं क्रॉस्ड पोजीशन। अगर P1 और P2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो इंटेंसिटी नहीं मिलती। तो ये है इंटेंसिटी कर्व। आइए अब देखते हैं ये क्वेश्चन CBSE 2013 में पूछा गया। 3 identical polarides P1, P2, P3 are oriented so that pass axes of P2 and P3 are inclined at an angle of 60 and 90 degrees respectively with respect to pass axis of P1. A monochromatic source of intensity I0 is kept in front of P1. Find the intensity at O1, O2 and O3 position. It is shown here. कैसे करेंगे, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जो है वो पहले जो ये फर्स्ट पोलराइड है ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, तो P1 के सामने रखा गया है। आपको पता है कि अनपोलराइज लाइट होती है और अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर I0 है, ये सोर्स S है, और अगर ये P1 के पास एक्सिस अगर हम ये मान लें P1 पे है, तो इससे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी के I0/2 नहीं होगी। पढ़ा है मेलस लॉ में। मेलस लॉ के में अगर हमने बताया था, मेलस लॉ तो प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन मैंने बताया था कि I = I0 cos स्क्वायर थीटा में अगर अनपोलराइज लाइट किसी पोलराइड पे पड़ती है तो थीटा की वैल्यू 45 लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि P1 के बाद ट्रांसमिटेड लाइट कितनी हो जाएगी, I0 × 1/√2 का होल स्क्वायर। और अनपोलराइज लाइट है ये, तो अनपोलराइज लाइट के लिए थीटा = पास एक्सिस और किस कौन से वेक्टर का ले हम एंगल, तो एवरेज एंगल कितना लेते हैं, 45। तो ये हो गई I0/2। ठीक, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट O1 था, ये बात हो गई जो P1 के बाद था, तो इस पर इंटेंसिटी कितनी आ गई, I0/2। अब दूसरा जो रखा हुआ है पोलराइड, उसकी कितनी एंगल है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर अगर वो रखा है तो ये हो गई, अगर हमने उसकी पास एक्सिस की वैल्यू डायरेक्शन, तो ये हो गई P2। तो आप देख रहे हैं कि 60 डिग्री यहाँ से इससे अगर 60 डिग्री पर है, तो इससे निकलने वाली लाइट अगर मैं ले लूँ इंटेंसिटी I', तो I' किसके बराबर होगी, हम क्या लिखेंगे, I0/2, यानी कि जो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट है वो इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम लोग, I0/2 cos 60 का होल स्क्वायर। cos 60 हाफ है, तो कितना हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4, और ये कितना हो जाएगा, I0/8। ये I' आया। कैसे आया, जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे करते गए।
फिर P3 P1 से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर, वो P1 से है, लेकिन यहाँ I डैश हमारे पास कितना आ गया है, I0/8, तो इससे कितने पर होगा। अब आप खुद देख लो कि अगर ये इससे 60 पर है तो नीचे वाला 30 ही तो बचा। टोटल एंगल ये दोनों 90 में से ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना बचा, हमें इससे देखना है ना, इमीडिएट P2 से। तो अगर P3 जो है वो P1 से 90 पर है तो P2 से कितने एंगल पर होगा, 30 डिग्री पर। बस यही केवल पहचानना होता है और कुछ नहीं। तो अब आप देखेंगे कि अगर इससे निकलने वाली लाइट P3 के बाद में जो निकलने वाली लाइट है वो अगर I इंटेंसिटी है, उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये होगी I डैश cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला। बस थीटा यहाँ पे आपको रखना होगा 30 डिग्री, तो I डैश है I0/8 और थीटा कितना हो गया, cos 30 का होल स्क्वायर, cos 30 √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 I0 और 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32। तो ये हो गई आपके पास फाइनल इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट आफ्टर P3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये इंटेंसिटी का इतनी वैल्यू हो गई I0/2, यहाँ पर कितनी हो गई I0/8 और यहाँ पर कितनी हो गई एट 3 I0/32। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, discuss the intensity of transmitted light when a polaroid sheet is rotated between two crossed polarids। क्या मतलब होता है क्रॉस पोलराइड्स का मतलब, दो पोलराइड्स उनके पास एक्सिस के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री का क्रॉस्ड। मतलब अगर हम दो पोलराइड्स ले लें, एक के पास एक्सिस का ये डायरेक्शन और दूसरी के पास एक्सिस का ये डायरेक्शन, तो ये दोनों P1 P2 कैसे हैं, क्रॉस्ड। क्या कह रहे हैं, इसके बीच में एक रोटेट की जा रही है पोलराइज शीट, ठीक, मान लेते हैं वो थर्ड शीट है, तो वो थर्ड शीट उसका नाम रख देते हैं P3। अब अगर P3 रोटेट की जा रही है P1 P2 के बीच में, तो हमें फाइनल इंटेंसिटी कैसे लाइट की क्या होगी वही तो डिस्कस करनी है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो अब आप देखिए यहाँ से अगर P अनपोलराइज लाइट है तब तो यहाँ पर आप उसकी इंटेंसिटी I0 माने और यहाँ I0/2, लेकिन अगर मेलस लॉ से लगाते हैं तो हम मान के चलते हैं कि इसके ऊपर आने वाली लाइट कैसी है, PPL मतलब प्लेन पोलराइज लाइट, IPL तो सभी जानते होंगे ना मतलब। तो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी यानी सब एक ही जैसे वेक्टर्स हैं, अगर वो यहाँ पर भी आएगी तो वही P1 से अगर उसके पैरेलल लाइट आ रही है तो इसकी भी इंटेंसिटी कितनी होगी, I0। तो हमने माना कि P1 से ट्रांसमिटेड लाइट है I0 इंटेंसिटी की, ओके। अब अगर P3 P1 से थीटा एंगल पर है तो इससे कितने एंगल पर होगा, 90 - थीटा, क्योंकि दोनों P1 और P2 कैसे हैं, क्रॉस्ड। क्रॉस मीन्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो पहले एंगल भी डिसाइड कर लिया। अब आप देखो कि I0 जो इंटेंसिटी P3 पर आ रही है, तो P3 से निकलने वाली इंटेंसिटी अगर मैं I ले लूँ तो एज पर मेलस लॉ क्या लगाएंगे फॉर्मूला, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ लिख दिया I की ये वैल्यू, ओके। अब ये जो I है वो इसके ऊपर इंसिडेंट है और कितने एंगल पर, 90 - थीटा पे। बस थोड़ी थोड़ी सी बातें अगर आपको समझ में आ जाएं, क्वेश्चन पढ़ो उसी के अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना लो, पास एक्सिस ऐसे बना लो। तो अब लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू P2, उससे आप कैसे निकालेंगे, उसकी इंटेंसिटी अगर I डैश है तो I डैश क्या हो जाएगा, I cos स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। I कितना है, I0 cos स्क्वायर थीटा। I की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं,
और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना था, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। और थोड़ी सी एक ट्रिग्नोमेट्री याद रखिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन 2 थीटा और ये 1/2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करने का मतलब यहाँ 1/4, यहाँ साइन स्क्वायर 2 थीटा, बस यही यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, अदरवाइज तो यही आंसर है। आप क्या लिख सकते हैं, I0 स्क्वायर अपॉन 4 साइन 2 थीटा स्क्वायर। देखिए होगा कि नहीं, दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे। तो बस आपको यही इंटेंसिटी वेरिएशन बताना था। आज हमने देखा पोलराइजेशन में लॉ ऑफ मेलस क्या है, कैसे इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पोलराइज्ड लाइट और कई सारे और विषयों पे भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।